तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स और नियमों को और आसान बनाया जाएगा। ITR 1 और ITR 2 दाखिल करने के लिए अब 31 जुलाई तक रिटर्न भर सकेंगे। बजट में शिक्षा की बात करें तो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि राज्यों को 5 विश्वविद्यालय खोलने में मदद मिलेगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। वहीं अगले 5 साल में 1 लाख विशेषज्ञ हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे। बिहार के लिहाज से बजट की बात करें तो पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने की घोषणा हुई, जिससे गंगा समेत अन्य नदियों के जलमार्ग से ढुलाई का बढ़ावा मिलेगा। वहीं वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा, जिसका फायदा बिहार को भी मिलेगा। बजट में बीमार लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कैंसर, डायबिटीज, ऑटो इम्यून बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। वहीं जीवन रक्षक 36 दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है, जबकि 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने में मदद की जाएगी। और बजट पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ कॉलमनिस्ट हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री के पूर्व OSD रहे हैं विवेक कुमार जी। आपका बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आज जो बजट पेश किया गया उससे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आप पूरे देश के लिए? हालांकि हर राज्यों की अपनी आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी, लेकिन देश के लिहाज से और जो विश्व में इस वक्त जो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, कई तरह के इकोनॉमिक बैन लगाए जा रहे हैं, भारत पर जो एक तरह से इनडायरेक्टली बोझ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मुझे बुलाने के लिए। ये एक बैलेंसिंग बजट है, एक फॉरवर्ड ओरिएंटेड बजट है जो विकसित भारत 2047 का एक फाउंडेशन स्टोन ले करता है। पिछले 1 साल में इनकम टैक्स में और GST में दोनों में अच्छे खासे रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। जो इनकम टैक्स का स्लैब है, टैक्स फ्री स्लैब, वो 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख हो गया था। और हमने देखा कि GST में अधिकतर आइटम्स को 0 या 5% में मूव कर दिया गया था। तो उसका अपना एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। तो हर बार ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई ना कोई टैक्स ब्रेक मिलेगा, और इस बार कोई टैक्स ब्रेक दिया भी नहीं वित्त मंत्री ने। हाँ, टैक्स को सुगम और सरल बनाने के लिए बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं, और एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स को छोड़ दे, जो स्टॉक मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसको कम करने के लिए किया गया है। तो कोई भी टैक्स बढ़ा नहीं है, बल्कि जैसा आपने अभी अपने न्यूज़ में बताया कि बहुत सारे कस्टम्स ड्यूटीज़ घटी हैं। तो मैं इसको एक बहुत बैलेंस्ड बजट कहूँगा। और खासकर बिहार झारखंड का जो रीजन है उसके लिए भी अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो जो वाराणसी से सिलीगुड़ी जो हाई स्पीड रेल की बात की गई है, रांची में एक जो हमारा मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ उसको अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज खोलने की बात की है, जो हैदराबाद में है। उसके अलावा बिहार और झारखंड एक कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी का हब है, तो वहाँ पे जो 15,000 स्कूल्स में जो एक कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलने की बात है, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना है। और Tier 2 और Tier 3 टाउन्स, उसको सिटी बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो वित्त मंत्री ने टर्म यूज़ किया कि सिटी इकोनॉमिक रीजन, हर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स को लगभग अगले 5 साल में 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें झारखंड में धनबाद, जमशेदपुर, रांची जैसे शहर कवर होंगे। अभी झारखंड में नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो जो म्यूनिसिपल बॉन्ड, जो म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड इशू कर सकती है पैसा रेज करने के लिए मार्केट से, उसको उस लिमिट को बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, जिसमें पूर्वोदय का थीम इंटैक्ट है और यूथ और जॉब क्रिएशन पे भी फोकस है। वो 1 लाख से अधिक एक्रेडिटेड हेल्थ प्रोफेशनल्स क्रिएट करने की बात हो, या 10,000 से अधिक नए टूरिस्ट गाइड्स क्रिएट करने की बात हो, और ये इन सब के बावजूद और बिना एक्सचेकर पे ज़्यादा लोड पड़े, वित्त मंत्री ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी लगभग
20% बढ़ाया, तो मुझे 7-8% बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बैलेंस बजट है जो हमारे इकोनॉमी के जो अभी ग्लोबल हेडविंड्स हैं उससे भारतीय इकोनॉमी को बचाता है। ठीक है सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा विवेक जी कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, सिर्फ 2 इधर उत्तर भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, बाकी सब साउथ इंडिया में चला गया। जी, उसको इस हिसाब से भी देखें कि जहां उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया वहां सिटी बेस्ड ग्रोथ की बात की है और बोला कि पहले फेज़ में हम ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं। 2 तो ईस्ट इंडिया में आया है और बात सही है कि बाकी 4-5 वैसे जोन्स में हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी फ्यूचर में हम और ट्रेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वंदे भारत भी पहले कुछ जगह लॉन्च हुई थी, फिर आप देखिए कि अभी पूरा स्प्रेड हो गया है ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग बिहार झारखंड। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो महिलाओं के उत्थान की बात कही गई है, महिला सशक्तिकरण को लेकर इस बजट में क्या कुछ किए गए हैं? डायरेक्टली अगर हम देखें, इनडायरेक्टली हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन अगर डायरेक्टली उसका प्रभाव महिलाओं पर पड़े, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर रही है, खासकर अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बिहार में देखिए जीविका दीदियां बहुत बेहतर काम कर रही हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री इसको आगे बढ़ाने के लिए उनको और सहायता दे रहे हैं और कई ऐसे केसेस आए हैं कि महिलाएं नौकरियां छोड़कर खुद को सशक्त बनाने में जुट गई हैं। जी बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी आर्थिक नीति का नतीजा है। एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करता है, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में शी मार्ट्स खोलने की बात की। बेसिकली कम्युनिटी लेड विमेन बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने की बात की कि एक ऐसा मार्केट जहां जो वुमेन बेस्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स बेच सकें। उनको सरकार न सिर्फ क्रेडिट की हेल्प देगी बल्कि उनके प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है कि जो झारखंड बिहार का क्षेत्र है उसमें ठीक ठाक इस स्कीम का इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ये सब हम जैसे आपने बात की आजीविका दीदी और या बाकी स्कीम्स के बारे भी, वो उस बुनियाद पे हो पाया है कि बहुत बड़ी संख्या में जो जनधन अकाउंट्स खुले हैं, जो मुद्रा लोन्स दिए गए हैं जिसमें महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और उनको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से लिंक किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो एक जो फोकस एरिया है वो बना रहेगा। और एक और जो स्टेप उठाया गया है, बड़ा स्टेप मैं मानूंगा, कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात की गई है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो अपनी बच्चियों की सेफ्टी को लेके और वो कैसे सुविधाओं के लेकर चिंता रहती है। मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर गवर्नमेंट बड़ा गर्ल्स हॉस्टल खोलती है तो कुछ हद तक इस समस्या से राहत मिलेगी। एक और बहुत अहम घोषणा की गई है डिफेंस बजट को लेकर। 16% डिफेंस बजट बढ़ाया गया है, जो मुझे लगता है कि विवेक जी जरूरी भी था कि हाल के दिनों में जिस तरह से हमारे देश को कई ऐसे मोर्चों पर लड़ना पड़ा, खासकर पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो कितना ज़रूरी था ये। और अब इस बजट के बढ़ने से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, जो रक्षा प्रणाली है, वो कितनी मजबूत होगी। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी था। और पिछले 1 साल में हमने देखा है कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर रहा या और भी हमारे जो नेबरहुड हैं उसमें जो गतिविधियां हो रही हैं, ज़रूरी है कि भारत का जो रक्षा नीति है, जो रक्षा प्रणाली है, वो सुदृढ़ रहे। और उसको देखते हुए एक सब्सटैंशियल जंप, जैसे आपने बताया, 16% डिफेंस बजट इंक्रीज़ हुआ है। और डिफेंस बजट को सिर्फ डिफेंस बजट के तौर पर मत देखिए। डिफेंस आज के दिन में स्पेस टेक्नोलॉजी भी डिफेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी डिफेंस है। इनफैक्ट दुनिया में जो अधिकतर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका सृजन बाद में सिविलियन यूज़ के लिए हुआ, उनकी उत्पत्ति डिफेंस सेक्टर में हुई है। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा। और जब डिफेंस बजट 16% बढ़ा है तो हम ये भी ध्यान रखें कि सरकार ने अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल में रखा है, बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं की है।
आप देखेंगे अगर कोविड के बाद बहुत सारे देशों ने काफ़ी पैसा बोरो किया था, भारत उस समय भी बोरो किया था लेकिन उस स्तर पर नहीं। और अब 4-5 साल का जो कमिटमेंट वित्त मंत्री ने किया था कि डिफेंस बजट 16% बढ़ने के बावजूद हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4% में है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल बैलेंसिंग एक्ट वित्त मंत्री ने यहाँ अचीव किया है। ठीक है, विवेक जी आपके पास हम लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। तीन कर्तव्य के बारे में बताया, 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। तो चलिए, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा आपने सुना। हम बजट पर चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ विवेक जी जुड़े हुए हैं जो कॉलमनिस्ट हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री के ओएसडी भी रहे हुए हैं। विवेक जी, एक सवाल ये भी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ को बजट में खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इस बार देखिए साउथ इंडियन स्टेट्स को ज़्यादा फोकस किया गया है। पिछले बजट में बिहार को इतना ज़्यादा दे दिया गया था कि कुछ लोगों ने ये तक आरोप लगा दिया था कि ऐसा लग रहा था ये देश का नहीं बल्कि बिहार का बजट है। क्या लगता है आपको, इस बार भी ऐसा कुछ दिखा? जी देखिए, बजट एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हर सरकार कहीं ना कहीं जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स है उस पे फोकस रहता है। लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, 2019 से आप देखेंगे तो पहले ये अपेक्षा रहती थी और मीडिया में एनालाइज करता था कि किस स्टेट का नाम कितने बार लिया गया। वो प्रैक्टिस अब मीडिया भी छोड़ चुका है, क्योंकि 19 के बाद जैसे जैसे बजट्स आगे बढ़े, स्पेशली पोस्ट कोविड बजट्स में स्टेट्स का नाम लेने की जो प्रक्रिया थी और जो एक ट्रेडिशन था वो कम हुआ है। इस बार भी आप देखेंगे कि साउथ के स्टेट्स में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे जी, लेकिन एक नेशनल वाटरवेज की स्कीम छोड़ दें या जनरल स्कीम्स छोड़ दें, जैसे कोकोनट पे फोकस है, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बोला जा सकता है कि साउथ पे फोकस है। लेकिन पहले सर, तो अगर कोकोनट की बात हो तो नॉर्थ इंडिया में, मतलब अगर आप कोकोनट देखिए वो भी तो साउथ इंडिया में ही, आप केरल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, पौंडीचेरी देख लीजिए, ज्यादातर कोकोनट वगैरह जो उसकी पैदावार होती है वो तो साउथ इंडिया में ही होती है। सबसे अभी रिसेंट इलेक्शन तो बंगाल में है और वहां भी कोकोनट की प्रोडक्शन। बंगाल में एक दुर्गापुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा मुझे कोई और बड़ी अनाउंसमेंट, स्पेसिफिक अनाउंसमेंट, बहुत सारी स्कीम्स है जिनका बेनिफिट
सारे स्टेट्स को मिलेगा इंक्लूडिंग बंगाल। जैसे जो 5 ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स है वहाँ टूरिज्म डेस्टिनेशंस डेवलप करने की बात है, तो वो 5 स्टेट्स में होगा। छत्तीसगढ़ में भी होगा, झारखंड में भी होगा, बिहार में भी होगा, बंगाल में भी होगा। उसकी डिटेल्स अभी वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में नहीं दी, लेकिन इसको छोड़ के कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन मैं आपकी बात कंसीड करता हूँ कि बजट एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, और उस हद तक सरकार अनाउंस करती है स्पेसिफिक स्कीम। ठीक है। विवेक जी, एक सवाल झारखंड की हम बात कर लेते हैं। झारखंड की तरफ से यह अक्सर आरोप लगाया जाता रहा है कि भारत सरकार उनकी अनदेखी करती है। इस बार भी झारखंड की तरफ से यह कहा गया था कि उन्हें उम्मीद है कि उनका 1,36,000 करोड़ का बकाया जो है वो कहीं ना कहीं बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करके उनको दिया जाएगा। क्या लगता है कि झारखंड को वो मिला जिसकी उम्मीद थी? देखिए, ये फिगर मैंने भी सुना, 1,36,000 करोड़ का फिगर। फिर मैंने यहाँ तक सुना कि झारखंड की जो वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट है वो एक लीगल प्रणाली से भी देख रही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लीगली कुछ केस कर इस पैसे को ले सकती है क्या। तो जब मैंने रिसर्च किया और उसकी डिटेल्स में गया तो देखिए, इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। उस 1,36,000 करोड़ में, मैं 36,000 करोड़ जो वो रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ उसमें मैं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन 1,00,000 करोड़ जो वो कह रहे हैं कि वेरियस PSUs ने लैंड एक्विजिशन किया, अगर उसकी आप डिटेल्स में जाएंगे जो वो पिछले 30 साल का लैंड एक्विजिशन है, और उस लैंड एक्विजिशन की टोटल वैल्यू 40,000 करोड़ है, और उस पर लगभग इंटरेस्ट 60,000 करोड़ है, तो मिलाकर 1,00,000 करोड़ हुआ। जो पिछले 30 साल में तो केंद्र में बहुत सारी सरकारें थी, बिल्कुल, उनकी एक सहयोगी दल की सरकार भी केंद्र में थी पिछले 30 साल में। तो ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है बहुत हद तक। अगर सरकार इसके बारे सीरियस है तो वो उसको लीगली फॉलो अप करेगी। तो इस 1,36,000 करोड़ का ब्रेकअप जानना ज़रूरी था, जो मैंने आज आपके सामने रखा है। जहां रही स्टेट्स के ओवरऑल एलोकेशन की बात, तो वित्त मंत्री ने आज अपने स्पीच में 16वें फिनेंस कमीशन का भी जिक्र किया, और उन्होंने बोला कि जो स्टेट्स का शेयर है ओवरऑल सेंटर के टैक्स डेवल्यूशन में, वो जो 15वें फाइनेंस कमीशन में 41% था, वो आज भी 41% है। झारखंड स्पेसिफिक एक और बात बता दूं आपको कि अगर आप ओवरऑल फिगर्स देखेंगे, उसमें आप इन्फ्लेशन और मनी वैल्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं हिस्टोरिक कंपैरिजन कर रहा हूं। 2004 से 2014 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स डेवल्यूशन था, मैं ग्रांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो लगभग 57,000 करोड़ था झारखंड को, और 2014 से 2025 तक पिछले 11 सालों में वो 2,57,000 करोड़ था। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा, लेकिन फिर भी ये कहना सही नहीं होगा कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि नंबर्स वो शो नहीं करते। नंबर्स ये शो करते हैं कि झारखंड को पिछले सरकार की बनिस्बत, पिछले यूपीए के बनिस्बत एनडीए में ज़्यादा फंड्स ट्रांसफर हुए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़े और बजट के तमाम बातों पर आपने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट को लेकर लगातार हमारी चर्चाएं जारी हैं, और बजट को लेकर लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस राज्य को क्या कुछ मिला। हर एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं।